वेलकम टू रमनाइज चैनल। डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरा बेस्ड है ग्लोबल पेंडेमिक कोरोना वायरस के बाद किस प्रकार से चेंजेस आ रहा है, किस प्रकार से दुनिया बदल रही है और किस प्रकार से फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, किस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे आज। तो देखिए, जैसे ही ग्लोबल पेंडेमिक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 आया, उसके बाद में दुनिया क्या होने लगी, बदलने लगी, चेंज होने लगी। अब ये चेंजेस कैसा है? ये चेंजेस दो कंटेक्स्ट में है, जो आपके जनरल स्टडी पेपर नंबर 2 से भी डायरेक्ट कनेक्ट होगा और जनरल स्टडी पेपर नंबर 3 से भी डायरेक्ट कनेक्ट होगा। तो बदलाव दो जगह आ रहा है। एक बड़ा बदलाव है जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर। स्टूडेंट आप लोग पूरा लिखिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। पहला बदलाव है जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर, और दूसरा एक बड़ा बदलाव है जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड ऑर्डर, या फिर बोल सकते हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। आई रिपीट, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। तो दो जगह बदलाव आ रहे हैं। तो आज के हमारा जो लेक्चर है उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर को समझ लेंगे, फिर एक नया वीडियो, अलग वीडियो बनाएंगे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पे। तो ये जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है आपका सीधे इंटरनेशनल रिलेशन वाला सेक्शन को कवर करेगा, और ये आपका इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन वाला भी सेक्शन को ही कवर करेगा। ये मीन जीएस पेपर नंबर 2 का भी पार्ट है और जीएस पेपर नंबर 3 का भी पार्ट है। ठीक है, ये जो आपका ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में परिवर्तन आ रहा है, वो पूरा जियो स्ट्रैटेजिकल, जियो पॉलिटिकल वो वाले सेक्शन में जाएगा, और ये पूरा आपका इकोनॉमी वाले सेक्शन में आ रहा है। तो देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से बात चालू करूंगा और धीरे धीरे एप्लीकेशन वाले पार्ट में आऊंगा। होपफुली मैं मान के चलूंगा कि आपको बिल्कुल बिगिनर्स हैं, और मैं बिल्कुल बेसिक से समझाना चालू करूंगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से चालू करूंगा सारी चीजें, और फिर धीरे धीरे करके मैं एप्लीकेशन वाले पार्ट में आने की कोशिश करूंगा। होपफुली सबको सब सारी चीजें समझ आ जाएगी। इकोनॉमी या फिर इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सब चीज समझ आएगी। बस थोड़ा सब्र रखें, और जहां दिक्कत आए वीडियो को पॉज कीजिए, उसको रिवाइंड कीजिए और उसको फिर रिवाइंड करके फिर देखिए। ठीक है, तो देखिए, जब हमें वर्ल्ड ऑर्डर समझना है और रीसेंट करंट कंडीशन में समझना है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में समझना है, तो हमें एक कुछ रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो मैं रेफरेंस पॉइंट के लिए लूंगा IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, IMF का रिपोर्ट, उसको मैं बेस बना के चलूंगा। IMF के रिपोर्ट को मैं बेस बना के चलूंगा। तो देखिए, IMF क्या बोल रहा है। IMF की रिपोर्ट 4 बातें बोल रही है, 4 चीजें को इंडिकेट कर रही है। ये 4 चीजें कैसे इंडिकेट कर रही है? अपने इकोनॉमिकल इंडिकेटर के थ्रू दुनिया की इकोनॉमी को कुछ चीजें इंडिकेट कर रही है। अब ये 4 चीजें अपने इंडिकेटर के थ्रू क्या इंडिकेट कर रही है? पहली चीज तो IMF बोलता है कि ग्लोबल पेंडेमिक के दौर में, कोरोना वायरस के दौर में 2.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने वाला है, वर्ल्ड इकोनॉमी लॉस में जाने वाली है 2.2 ट्रिलियन। और वो इंडिकेट कैसे कर रही है? कुछ इंडिकेटर के थ्रू। तो हम एक एक करके रख के देखते हैं। देखिए, एक तरफ है आपका वर्ल्ड बिगेस्ट शेयर मार्केट, या फिर इसको आप दूसरा भी टर्म रख सकते हैं, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल शेयर मार्केट। अब ये जो ग्लोबल शेयर मार्केट है, इसमें पहला जो इंडिकेटर ये बता रहा है जिसे बोलते हैं न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इसमें जो डिक्लाइन आ रहा है वो है 2.76% का यहाँ पे डिक्लाइन आ रहा है, यानी कि इसकी बढ़त जो थी लगातार वो धीरे धीरे अब डिक्लाइन होते जा रही है। ये डिक्लाइन में आ रही है कब? कोविड-19 कोरोना वायरस के दौर में, ग्लोबल पेंडेमिक के दौर में। दूसरा डिक्लाइन आ रहा है जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बोलते हैं निक्केई, ये जापानीज स्टॉक एक्सचेंज है, इस पे 25% का डिक्लाइन आ रहा है। और तीसरा है जिसे बोलते हैं यूरोनेक्स्ट, यूरोपियन कंट्री, ईयू, इसका स्टॉक एक्सचेंज है और इसमें भी क्या आ रहा है? डिक्लाइन आ रहा है। तो ये जो पहला आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज निक्केई, फिर उसका यूरोपियन नेक्स्ट, ये ऑलमोस्ट जो अच्छी इकॉनमी है जिसे हम बोलते हैं G7 कंट्रीज, उसका एक मेजर पार्ट है यहाँ पे। और ये सारी स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है? डिक्लाइन आ रहा है। ये एक पहला इंडिकेटर शो कर रहा है कौन? IMF की रिपोर्ट। अब हम जल्दी से मूव अप करते हैं दूसरे इंडिकेटर पे और जल्दी से आएंगे तीसरे और चौथे पे, ठीक है? तो इतना मैं मान के चलूं कि जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर क्या आ रहा है? डिक्लाइन आ रहा है। और ये रिपोर्ट कौन दे रहा है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब हम जल्दी से मूव अप करते हैं दूसरे इंडिकेटर पे। IMF ने तो इतना मेंशन कर दिया कि $2 ट्रिलियन का लॉस होने वाला है ग्लोबल पेंडेमिक में, अभी रिसेंटली। अब दूसरा इंडिकेटर ये बोलता है कि ये रीसेंट कंडीशन इस प्रकार की है कि ये थर्ड सबसे बड़ा बिगेस्ट स्लोडाउन है, बिगेस्ट ग्लोबल स्लोडाउन है। तो थर्ड सबसे बड़ा ग्लोबल स्लोडाउन है, एक मंदी के दौर से हम गुजर रहे हैं। सबसे पहले जो स्लोडाउन था फर्स्ट, वो था 1929 में। फिर सेकंड जो मंदी आया था, सेकंड स्लोडाउन हुआ था 2008 में। और अभी रिसेंटली जो थर्ड स्लोडाउन है वो है आपका 2020 में। अब ये जो स्लोडाउन है वो एक सबसे बड़ा थर्ड बिगेस्ट स्लोडाउन है। दूसरी तरफ तीसरा रिपोर्ट, तीसरा इंडिकेटर में IMF ये भी इंडिकेट करता है कि वैसे तो हर 10 साल में एक साइकिल रहता है रिसेशन का, और ये साइकिल रिसेशन हर 10 साल में आता है, ऐसा IMF का कहना है, जिसपे डिमांड कम हो जाता है और सप्लाई भी क्या कर देता है, साथ ही साथ में सप्लाई भी क्या कर देता है, कम कर देता है। वो उसे बोलते हैं साइक्लिक रिसेशन। बट ये जो थर्ड सबसे बड़ा रिसेशन है, ये साइक्लिक रिसेशन नहीं है, ये एक मैनमेड डिजास्टर बोल सकते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर किया गया, जिसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है चाइना का। वो हम सारी चीजें डिस्क्लोज करेंगे जब हम एप्लीकेशन वाले पार्ट में आएंगे, मगर मैं बिल्कुल बेसिक से समझाना चालू कर रहा हूं आपको। और रेफरेंस पॉइंट के लिए मैंने IMF का रिपोर्ट रखा। तो IMF एक तरफ क्या बोलता है कि एक सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा स्लोडाउन है, ग्लोबल स्लोडाउन है, और दूसरी तरफ ये बोलता है कि वैसे तो हर 10 साल में एक रिसेशन आती है, एक साइकिल आता है रिसेशन का, जिसमें डिमांड, ग्लोबल डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट ये रिसेशन कुछ अलग है। ये रिसेशन किस प्रकार से बोला गया IMF के थ्रू कि ये एक अपने आप में क्या है, एक बैड साइकिल ऑफ रिसेशन। अब ये बैड साइकिल ऑफ रिसेशन को अगर आप जानना है तो आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, एक चक्र बन रहा है, एक चक्रव्यूह में फंस रहा है पूरी दुनिया,
और चक्रव्यूह कैसा? उसमें 3 इंडिकेटर है। एक तो मंदी, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में बोल रहे हैं रिसेशन। पहला चक्र बना रहा है मंदी का। मंदी के साथ साथ महंगाई, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पूरे समय क्या होगा? हाई रहेगा। और तीसरी चीज उसे बोलते हैं करेंसी वॉलेटाइल। तो मैं ये करेंसी वॉलेटाइल को क्या करता हूं? अलग रख देता हूं। 2 टर्म को लेके चल रहा हूं। एक तो है मंदी और दूसरा है महंगाई। धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, मंदी आ रही है, और साथ ही साथ में महंगाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये महंगाई, मंदी, करेंसी वॉलेटाइल, तीनों चीजों को मिला दिया जाए तो एक शब्द बोलते हैं इकोनॉमी में, जिसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों को मिलके जब चक्र बनता है, जिसे हम बोलते हैं बैड साइकिल ऑफ रिसेशन, उसी को बोलते हैं आपका स्टैगफ्लेशन। अब ये स्टैगफ्लेशन बेसिकली करता क्या है कि जो डिमांड और सप्लाई है, इन दोनों के बीच में जो चेन है उसको क्या कर देता है? तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। इसी को बोलते हैं आपका डेप्थ साइकिल, इसी को बोलते हैं आपका बैड साइकिल ऑफ रिसेशन। और ये बैड साइकिल ऑफ रिसेशन मींस इन्फ्लेशन का बड़ा भाई स्टैगफ्लेशन। और स्टैगफ्लेशन कैसा आ रहा है? वो डिमांड और सप्लाई चेन दोनों को तोड़ दिया है। उसी को बोलते हैं एक बैड साइकिल, एक चक्र में फंस रहा है पूरी दुनिया। किसकी? मंदी की। वो बोलता है कौन? दूसरे और तीसरे इंडिकेटर। अब हम जल्दी से सेक्शन खोलेंगे चौथे इंडिकेटर की तरफ, ठीक है? तो मैं इतनी चीज मान के चलूं कि आपको क्लियर हो गई है। और जहां आपको दिक्कत होती है, मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, पॉज कीजिए, फिर रिवाइंड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डला हुआ है, मोबाइल नंबर, फोन करके डायरेक्ट पूछ लीजिए मेरे से, ठीक है? तो मैंने 3 पॉइंट क्लियर कर दिए यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम चौथे पॉइंट को खोलते हैं सेक्शन। चौथे पॉइंट में आईएमएफ, 4th पॉइंट पे आईएमएफ इंडिकेट ये कर रहा है कि दुनिया के सामने ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है, ग्लोबल पेंडेमिक है, वो एक इकोनॉमिकली एक चैलेंज है। एक इकोनॉमी के लिए चैलेंज है। तो अभी तक का मैंने G7 देश को कवर कर लिया, ठीक है? अब चैलेंज किस प्रकार से है? चैलेंज किस प्रकार से है? एक तो है जिसे बोलते ओपेक कंट्री, दूसरा है OECD कंट्री, और फिर मैं बात करूंगा आखिरी में इंडिया में। इंडिया में थोड़ा ब्रीफ में बात करूंगा क्योंकि मैं फाइनेंशियल ऑर्डर को देख रहे हैं, हम फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडिया के ऊपर ज्यादा गहराई में हम जाएंगे। हम ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। ओपेक, ओपेक मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्रीज। एक 16 कंट्रीज का ग्रुप है जो 1960 में फाउंड होके आया, ठीक है? ये इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है। आप लोग एक खौरे काम कीजिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा कि जो अभी रिसेंटली 13 कंट्रीज हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी 13 कंट्री है, कौन कौन से कंट्रीज है और रिसेंटली अभी जो एग्जिट हो गई, उनका आप एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है? तो ओपेक्स कंट्री जो ऑयल को क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है, जिसे हम बोलते हैं ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। आई रिपीट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। तो ये जो ओपेक्स कंट्री है, इसकी एक खासियत है। खासियत ये है कि ये ओपेक कंट्री में ही 44% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन कर रहा है। ये ओपेक कंट्री मींस 44% जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन कर रहा है, वो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ कौन? ओपेक कंट्री। ओपेक कंट्री मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्री, ठीक है? अभी रिसेंटली एक 13 कंट्रीज ही रह गई है, इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रेलिया में। सो 44% ही ये 44% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन करता है। और दूसरी बड़ी खासियत है कि 81.5% वर्ल्ड ऑयल रिजर्व
इस ओपेक कंट्री के पास में ही है। मगर जब ग्लोबल पेंडेमिक हुआ, दुनिया भर में जब लॉकडाउन हुआ, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि जो ओपेक कंट्री है इसका जो मेन सोर्स है वो है ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम, क्रूड। और इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि दुनिया में ग्लोबल डिमांड जो है वो हो गई पूरी पूरी कम। दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा है, प्रोडक्शन हो रही, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रहा, कोई भी प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। जितने भी बस, ट्रेन, जो डीजल का यूज करते हैं वो सारी चीजें बंद हो गई। और ऐसा बोला जाता है इकोनॉमी नाम की गाड़ी का फ्यूल है वो है एनर्जी। अब ये ओपेक कंट्री के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई, ग्लोबल पेंडेमिक जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसके बाद से, यानी कि हमने बेस बनाया था जिसे बोलते हैं 11 मार्च। इस वीडियो को और थोड़ा लाभ देने के लिए एक दो और वीडियो आप जरूर देख लीजिए, एंजॉय करने समझ आएगा आपको। फिर भी अगर ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं तो आप एक वीडियो देख लीजिएगा जरूर, जिसे लॉकडाउन पे बना है, मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से ग्लोबल डिमांड कम हो गई, जो बहुत अच्छा काम कर रहा था देश। ये ओपेक कंट्रीज ऑलमोस्ट डेवलप्ड ही है, रिच ही है, प्रोस्पेरिटी की उनको कोई कमी नहीं। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि 30 साल में, लास्ट 30 ईयर में सबसे कम डिमांड, वो ग्लोबल डिमांड अभी आ गई इस ग्लोबल पेंडेमिक के दौर में। और सिचुएशन इतनी खराब हो गई इनकी कि पर बैरल $20 का बिक रहा है क्रूड। एक बैरल मींस 158 लीटर का होता है। अगर हम इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें, $20 इंटू 74 रुपीज, ये इंडियन करेंसी, इक्वल टू 1400 रुपीज का एक बैरल क्रूड मिल रहा है एट प्रेजेंट। और वो बेच रहा है कौन? ओपेक कंट्री। अब सिचुएशन देखिए कैसी है। अपना ऑयल प्रोडक्शन ये कम करते जा रहे हैं, बंद तो कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास में उतने स्टोरेज नहीं, और एक बार प्रोडक्शन चालू कर देते हैं तो उसको बंद हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि 30 साल में सबसे कम डिमांड होगी। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत गाज गढ़ी किसके ऊपर? ओपेक कंट्री पर। और वर्ल्ड में 44% यही रिकवर कर रही है ऑयल का। और यहाँ पे एक और एक चीज, एक खजाना है ब्लैक गोल्ड का। 81.5% वर्ल्ड ऑयल रिसोर्स पूरा सेंट्रिक ही ओपेक कंट्री के पास में है। दूसरी बड़ी गाज गिरी है, दूसरा बड़ा चैलेंज है, वो है आपका OECD कंट्री। OECD कंट्री मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। आई रिपीट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। अब सिचुएशन देखिए, ये जो OECD कंट्री है दुनिया में सबसे अच्छी इकोनॉमी मानी जाती है। ये 32 कंट्रीज का एक समूह है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत ही हाई इनकम इकोनॉमी है। हाई इनकम इकोनॉमी इसलिए क्योंकि यहाँ पे परचेजिंग पावर जो है, प्रति व्यक्ति परचेजिंग पावर पर कैपिटा वो बहुत अधिक है। ऐसा बोला जाता है कि कुछ $12,376 एक व्यक्ति कमाता है OECD कंट्रीज में। 12,378 आप इंटू कर लीजिए इंडियन करेंसी के हिसाब से, वो है आपका 76। अभी डॉलर चल रहा है 76 और आपके सामने आपका आ जाएगा। तो सबसे हाई इनकम जो कंट्री है, हाई इनकम, जहां पे सबसे ज्यादा हाई इनकम इकोनॉमी है, परचेजिंग पावर बहुत अधिक है जिस इकोनॉमी का, उसके ऊपर सबसे ज्यादा बड़ा गाज पड़ा। ये कुछ OECD कंट्रीज, अराउंड 37 कंट्रीज का समूह है। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि जो OECD कंट्रीज है, अगर ग्लोबल GDP को कंसीडर करने की कोशिश करें
इसमें जो इनकी कंट्रीब्यूशन है वो है कुछ 42.8% और 554.2 ट्रिलियन डॉलर की इनकी जीडीपी। मतलब अगर मैं दुनिया की जीडीपी को कंसीडर करने की कोशिश करूं तो 42.8% सीधे सीधे ये ओईसीडी कंट्री से आता है। और अब देखिए, जैसे ही पेंडेमिक, ग्लोबल पेंडेमिक आया, कोरोना वायरस कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा, तो सबसे बड़ा गाज इधर ही पे पड़ा। जो देश बहुत अच्छे काम कर रहे थे, इनकी जो ग्रोथ है वो पूरी पूरी नेगेटिव में चले गए, यानी कि 2% चले गए। और 2% हो गई तो जो यहाँ पे परचेजिंग पावर है, लोगों की क्रय शक्ति है, खरीदने की शक्ति है, वो पूरी पूरी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये भी एक डिक्लाइन हो रहा है। और अब आ जाते हैं हम तीसरा, इंडिया। फाइनली आ जाते हैं इंडिया। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इंडिया में जो ग्लोबल चैलेंज है, मैं उसको इस वीडियो में कवर करूंगा। नेशनल लेवल का एक अलग बनाऊंगा मैं। तो हम पहले ग्लोबल चैलेंज के ऊपर बात कर लेते हैं। एक छोटा सा ब्रीफ में बताऊंगा कि क्या एक ग्लोबल चैलेंज आ रहा है इंडिया के साथ। तो देखिए, आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, ये है आपका इंडिया और ये है आपका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। हम, आप और हम, वो है ह्यूमन रिसोर्स। जितने भी इंजीनियर्स है, जितने भी डॉक्टर है, जितने भी लॉयर्स है, वो अपने आप में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। और इंडिया इस पूरी संपूर्ण दुनिया को क्या दे रहा है? आईटी प्रोफेशन के लोग, कंप्यूटर साइंस प्रोफेशन के लोग, टीचर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, यानी कि एक शब्द में बोलते हैं जिसे बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री के ह्यूमन रिसोर्स को क्या कर रहा है, यहाँ पे भेज रहा है। कहाँ पे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अब ऐसे सोचने के लिए कोशिश कीजिए, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस जो दुबई जाते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री जाते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स यूएसए में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, जो सस्ते दामों पे काम करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट कर रहा है कहाँ पे? वो भेज रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई, अच्छा पहले लाभ देख लेते हैं, बेनिफिट देख लेते हैं। जब ये ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे एक्स नाम का कोई व्यक्ति जाते हैं, मैं ले लेता हूँ ए नाम का व्यक्ति, उसका नाम रख लेता हूँ मांगीलाल। मांगीलाल पेशे से इंजीनियर है और वो गया यूएस में, यूएस के गूगल में काम कर रहा है। अब जब मांगीलाल की फैमिली जो है वो इंडिया में रहती है, और इंडिया के कहां पे? जबलपुर में रहती है। अब देखिए, ये मांगीलाल अपने आप में क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। जब वहां पे सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करेगा मांगीलाल, तो वो कहलाएगा क्या? वो ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा। और ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा तो वो पूंजी जो है, चीजें जो कमा रहा है, वो वापस भेजेगा, उससे बोलते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस जो भी पैसा भेज रहा है। अब गजब की बात यह है, ये किस फॉर्म में है? डॉलर फॉर्म में है। और ये कहां भेज रहा है? ये भेज रहा है अपने फैमिली के अकाउंट में, मगर जब लैंड करेगा तो वो इंडियन करेंसी में चेंज हो जाएगा। डॉलर के फॉर्म में भेजा, और डॉलर के फॉर्म में जब भेजा तो हमारा एक फायदा ये है, फॉरेन रिजर्व जिसे बोलते हैं। आरबीआई के पास में एक रिजर्व होता है जिसे बोलते हैं फॉरेन रिजर्व, डॉलर के फॉर्म में होता है। और एक रिजर्व होता है गोल्ड के फॉर्म में। तो फॉरेन रिजर्व जो है रिजर्व बैंक का, सेंट्रल बैंक का क्या होगा? भरेगा। और ये कहां से आ रहा है? रेमिटेंस के थ्रू आ रहा है, वो लैंड हो रहा है इंडिया में। और कौन करा रहा है? हमारा किरदार मांगीलाल, जो कि पेशे से क्या है? इंजीनियर। कहाँ गया? यूएसए के गूगल्स में काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया उसने। अब पेंडेमिक के हिट के बाद जो दुनिया में बदलाव आया, वो मांगीलाल जैसे कई हजारों लोग गो के ऊपर भी आया। बेसिकली जब इतनी घटना हो गई, ये तो पहले की सिचुएशन थी, मगर पेंडेमिक हिट करने के बाद में
किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में, किस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं, उसको भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, बेस बना के चल रहे हैं आईएमएफ की रिपोर्ट को। तो देखिए, जैसे ही पेंडेमिक हिट हुआ, वैश्विक महामारी डिक्लेयर हो गई। पहले तो लोग लाइट में ले रहे थे, जब हजारों हजारों लाखों लाखों लोग मरने लगे, उसके तुरंत बाद एक दौर आ गया जिसे बोलते हैं डीग्लोबलाइजेशन। अब पहला तो ये देख लेते हैं भाई ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, फिर उसका डीग्लोबलाइजेशन में बात करेंगे। ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज नोन एज अ ग्लोबलाइजेशन। मीन्स इंडिया से फ्री फ्लो हो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, दैट इज अ ग्लोबलाइजेशन। बट अब कैसा दौर आ गया, जैसी ही महामारी आई तो लोग जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो रेमिडेंस है, वो पूरे पूरे लौट के कहाँ आ रहे हैं, इंडिया में वापस आ रहे हैं। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे जब इंडिया अपने ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट करता था, जो ह्यूमन कैपिटल बनता था, रेमिडेंस देता था, वो वापस आ गए। वापस कैसे आ गए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मुहिम चलाई थी, वंदे भारत मिशन। इसके अंदर में जितने भी बाहर के लोग हैं, स्टूडेंट प्लस जो इवैक्यूएट होना चाहते हैं, वो आ रहे हैं। और ये कहाँ लैंड हो रहे हैं? वापस इंडिया में। जो एक मेजर सोर्स था क्या, रेमिडेंस का, और वो वापस आ गए इंडिया में। और जैसे इंडिया में आए तो दौर आ गया जिसे बोलते हैं डीग्लोबलाइजेशन का। एक छोटा सा दौर आया, एक छोटा सा एक पार्ट है डीग्लोबलाइजेशन का, और ये एक बड़ा योगदान रखते हैं हमारे फॉरेन रिजर्व को भरने के लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये भी हो गई इंडिया के साथ में कि ये रेमिडेंस जो है वापस सब आ गए। तो हमें ये रेफरेंस पॉइंट 4 मिल गए। तो 4 रेफरेंस पॉइंट कौन से हैं, एक बार जल्दी से रिकलेक्ट करते हैं, जो आईएमएफ का बेस रखा, और फिर मैं एंटर करता हूं कौन से वाले पार्ट में, आपका एप्लीकेशन वाले पार्ट में। आईएमएफ 4 प्रकार के इंडिकेटर दे रहा है। पहला इंडिकेटर दुनिया का फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, जो फुल टाइम कैसे लो है। मैंने आपको एग्जांपल दिया निकेई, आपको एग्जांपल दिया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, आपको एग्जांपल दिया दूसरा क्या, यूरोपियन नेक्सा, यूरोपियन नेक्स्ट यानी कि यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज फुल टाइम लो हो रहा है, 27%, 25% की डिक्लाइन से जा रहा है। दूसरे तरफ हम ये भी देख रहे हैं, दूसरा इंडिकेटर ये बोल रहा है आईएमएफ, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, बैड साइकिल में फंसाता है। बैड साइकिल कैसे? इन्फ्लेशन, रिसेशन दोनों को मिलकर बना है, जो डिमांड और सप्लाई चेन को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। वैसे आईएमएफ एक और एक चीज बोल रही है कि हर 10 साल में एक साइकिल आता है रिसेशन का। और चौथे तरफ जो अच्छा कर रहे थे काम देश, ओपेक्स कंट्री, उनका डिमांड पूरे समय कम हो रहा है। पर बैरल हमने देखा कि $20 के नीचे का ऑयल वो अब बिक रहा है। तीसरी बड़ी दिक्कत, ओईसीडी कंट्री, उसकी ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अधिक बढ़ गया। और इंडिया की बात करें तो एक छोटा सा मैंने पार्ट लिया है, रेमिडेंस जो है वो क्या वापस आ गया। अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, बट हम ऑल्दो ग्लोबल बात कर रहे हैं तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर। तो फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर जानना है तो हम एंटर करेंगे किस वाले पार्ट में, आपका एप्लीकेशन। और ये 4 ही इंडिकेटर को ही यूज करेंगे हर जगह। 4 इंडिकेटर आपको होपफुली याद होंगे, ठीक है। चलिए, तो हम एप्लीकेशन पार्ट में एंटर कर रहे हैं और देख रहे हैं आपका चेंजिंग ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर। अब जब ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर देखना है और किस प्रकार से चेंज हो रहा है, तो हमें यह देखना है कि ये फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। ये है तो है क्या है, कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा इसका, तो ध्यान से सुनिए। ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को समझना है
तो हमें एक चीज जानना है जिसे बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। भाई ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर तब बनेगा ना कि एक सिस्टम डेवलप किया होगा वर्ल्ड ने, और ये वर्ल्ड ने कब सिस्टम डेवलप किया? तो अभी का नहीं है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसी समय ही डेवलप हो गया था ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। अभी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का है एक नया टर्म आपके आके सामने, तो ध्यान से समझिए। ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर इज द वर्ल्ड वाइड फ्रेमवर्क of a legal agreement of institute, both formal and informal, which taking the economical action that together facilitate international flow of financial capital to propose for purpose of investment and trade in financing. This is a standard definition, but हम definition में ना जाके बात करेंगे पूरा एप्लीकेशन वाले पार्ट में। यूपीएससी एमबीपीएससी की जो अभी प्रेजेंट नीड है, स्टेट पीसीएस की, यूपीएससी की जो प्रेजेंट नीड है वो आपका एप्लीकेशन पार्ट की कैसे काम करता है चीजें, तो हम जानने की कोशिश करेंगे जैसे बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को जानना है तो फिर से हम वही बेस बना के चल रहे हैं, क्या? अपना रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कौन सा? वही आईएमएफ वाला डेटा, आईएमएफ ने जो इंडिकेटर बताया था, और दूसरी तरफ हम क्या लेंगे? ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 को। ठीक है, तो देखिए अब ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, ये है इंडिया और यहां का कोई एक व्यापारी हम रख लेते हैं, एक इंडियन इन्वेस्टर रख लेते हैं जो पूरे समय उत्सुक रहता है फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। एक व्यक्ति है जिसको हम बोलते हैं कुबेर दमानी। जी हाँ, राधा कृष्ण दमानी, वॉलमार्ट के फाउंडर, और बहुत ही फेमस नाम है कुबेर दमानी। ऐसा बोला जाता है कि किसी भी पत्थर पे भी हाथ रख दे तो सोना बना देते हैं। तो हम लेके चलेंगे किसको? कुबेर दमानी जी को। तो कुबेर दमानी जी हमारे यहाँ के इंडियन इन्वेस्टर हैं और कुबेर दमानी उत्सुक हैं कि वो दुनिया के मार्केट में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेड करें। एक बड़े ट्रेडर हैं राधा कृष्ण दमानी, डीमार्ट के फाउंडर। अब जब ये दुनिया के मार्केट से जुड़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है खरीदी करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट तीन ही चीज पे करेंगे, या तो शेयर में करेंगे, या तो वो इन्वेस्टमेंट कहां पे करेंगे? शेयर मार्केट में करेंगे, पहला। और जो उनका एरिया भी है, मैंने आपको बताया, अगर आपने संडे का दैनिक भास्कर पढ़ा होगा तो आपको एक बहुत अच्छा आर्टिकल दिया था इनके बारे में, कुबेर दमानी, राधा कृष्ण दमानी के बारे में। तो पहला वो खरीदी किस में करेंगे? इंडिया के इन्वेस्टर राधा कृष्ण दमानी जब वर्ल्ड मार्केट से जुड़े तो पहली खरीदी करेंगे या तो शेयर में, दूसरी खरीदी करेंगे या तो ऑयल में, और तीसरी खरीदी करेंगे जिसे बोलते हैं प्रेस्टिजियस मेटल। तीनों में तो खरीदी करेंगे भाई। जब वो शेयर मार्केट में एंटर किए हैं तो खरीदी किस में करेंगे? शेयर। और ऑल्दो मैंने आपको अभी बताया कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 27% के रेट से डिक्लाइन हो रहा है,
निकाई जापानीज स्टॉक एक्सचेंज वो 25% के रेट से डिक्लाइन हो रहा है। एक्सचेंज पर थोड़ी सी गलती हो गई। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 27%, निकाई 25%। यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज यूरोनेक्स्ट वो भी डिक्लाइन हो रहा है। तो शेयर में तो वो खरीदी करने वाले नहीं, व्यापारी व्यक्ति है राधाकृष्ण दमानी, कुबेर दमानी। पेट्रोल का भी रेट हम देख रहे हैं डिक्लाइन हो रहा है, और प्रेस्टिजियस मेटल गोल्ड और सिल्वर का रेट वो पूरे समय स्टेबल। शेयर मार्केट चलता है प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर किसी चीज में प्रॉफिट है तो वो खरीदा जाएगा शेयर, अगर किसी चीज में लॉस है तो वो खरीदी नहीं जाएगी। और तीन ही चीज की परचेजिंग हो रही है, या तो शेयर, या तो ऑयल, या तो प्रेस्टिजियस मटेरियल। वर्ल्ड ट्रेड इसी चलता है। बट ये वर्ल्ड ट्रेड जब चल रहा है तो इसमें एक यूनिवर्सल ट्रेडिंग करेंसी जो सप्लाई चेन को बना के रखी हुई है वो है आपका डॉलर। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, राधाकृष्ण दमानी जिसे हम बोलते हैं कुबेर दमानी, वो गांधी जी नहीं लेके जाएंगे। गांधी चीज लेके भी जाएंगे तो वहां पे यहाँ पे खरीदी नहीं कर सकते वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल मार्केट में। उनको चाहिए एक इंटरनेशनल करेंसी, और इंटरनेशनल करेंसी है वो आपका डॉलर। और ये डॉलर ही स्टैब्लिश कर रहा है जिसे बोलते हैं, इतना समझ लीजिए, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई कि डॉलर जिस कंट्री की करेंसी है वो है आपका यूएस, और दुनिया में डॉलर का सिक्का चलता है कैसे, वो है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में। और दुनिया में दबदबा बना हुआ है किसका, यूएसए का, अमेरिका का। किसके थ्रू, डॉलर के थ्रू, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू। और वही स्टैब्लिश करके रखा है फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर, और वो देश है जिसे हम बोलते हैं यूएसए। स्टैब्लिश किया, और ये वर्ल्ड वॉर सेकंड से स्टैब्लिश कर दिया था इसने। ठीक, तो मैं मान के चलूं कि इतनी चीज आपको समझ आ गई। राधाकृष्ण दमानी अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, तो वो कैसे करेंगे, डॉलर के थ्रू करेंगे, और खरीदी ये तीन ही चीज पे करेंगे। ठीक है। अब मगर दूसरे तरफ हो क्या गया कि इधर पे ग्लोबल पेंडेमिक क्या हो रहा है, हिट हो रहा है। सोची समझी चाल बोल लीजिए, षड्यंत्र बोल लीजिए, जो बोल सकते हैं आप। अब इस बीच में अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम देखने की कोशिश करें, एक बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में यह आएगा ना कि भला डॉलर में क्यों परचेजिंग हो। मैं डॉलर में क्यों परचेजिंग करूं, मैं गांधी जी में परचेजिंग करूंगा, हमारे रुपए में परचेजिंग करूंगा। मगर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया की परचेजिंग जो होती है वो दो ही चीज पे होती है, नाइदर होती है डॉलर में और नाइदर होती है गोल्ड में। गोल्ड एक ऐसी करेंसी, यूनिवर्सल करेंसी। डॉलर के बाद अगर आप देखने की कोशिश करें, डॉलर के पहले देखने की कोशिश करें, वो गोल्ड। बट गोल्ड में तो खरीदी हो नहीं सकती, आप तो ले जा ही नहीं सकते। और खरीदी हो रही है किसमें, डॉलर में। और ऐसा बोला जाता है, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं 80% वर्ल्ड वाइड जो खरीदी हो रही है, परचेजिंग हो रही है तो वर्ल्ड वाइड, वो सिर्फ और किसमें हो रही है, डॉलर। एक इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी के रूप में जाना जाता है डॉलर। अब प्रश्न आता है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी के रूप में क्यों जाना जा रहा है, और इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी के रूप में ही जाना जा रहा है, तो वहीं पे हमें जानना है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। तो आपका रेफरेंस पॉइंट तो क्लियर हो गया। शेयर पूरे समय लो है, ऑयल पूरे समय लो है, प्रेस्टिजियस मेटल पे आदमी जाने नहीं वाला है। ठीक है। अब देखिए, तो हमें इतनी चीज तो क्लियर हो गई, ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें एक सिक्का जमा हुआ है जिसे बोलते हैं डॉलर, और डॉलर किसका है, यूएस। और दुनिया की इंटरनेशनल करेंसी, ट्रेड करेंसी के रूप में एक ही चीज है, वो है आपका डॉलर। अब डॉलर क्यों ऐसा रिलेवेंट है, तो कोई ना कोई क्या होगा, सिस्टम डेवलप हुआ होगा जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि क्या डेवलप कर रहा है, एक फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप करके रखा हुआ है, और इसमें एक बड़ा हाथ है किसका, यूएस का। तो सिस्टम क्या है वो हम जानने की कोशिश करें। तो देखिए,
ये सिस्टम को हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट में क्या सिस्टम चल रहा है, और दूसरा क्या, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। प्रेजेंट में क्या सिस्टम है और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। तो आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई कि ये समझ लीजिए ये वर्ल्ड है। वर्ल्ड का हम ऐसा ले लेते हैं यहां पे 1/4% वर्ल्ड की इकॉनमी में अगर कोई सिक्का चल रहा है तो वो है डॉलर, और डॉलर ही एक इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी के रूप में उभर के आया है। और ऐसा बोला जाता है कि दुनिया की 1/4% कंट्री जो है, इकॉनमी जो है, सेंट्रल बैंक में, यानी कि हमारे यहाँ पे आरबीआई मान के चलिए, रिजर्व बैंक हमारे यहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, वो रिजर्व करता है फॉरेन करेंसी के रूप में, वो है आपका डॉलर। तो कोई कारण होगा, कोई रीजन होगा इसके पीछे कि ये 1/4% वर्ल्ड इकोनॉमी में डोमिनेट कर रहा है, वो है डॉलर। और हमने भी एक्सेप्ट कर लिया। हमारे रिजर्व बैंक में जो मेजर करेंसी है वो है डॉलर। मेजर करेंसी के रूप में रिजर्व करके रखा हुआ है वो डॉलर, और दूसरा गोल्ड। तो कोई कारण होगा उसके पीछे, और कारण क्या है, वो डेवलप किया है किसने, यूएसए ने। एक सिस्टम डेवलप करके रखा हुआ है, और इस सिस्टम का ऑल्टरनेटिव सिस्टम के रूप में काम कर रहा है, वो है आपका चाइना। और अगर आप पूरा लेक्चर अभी समझेंगे तो आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र रचा है, जिसके बेस आज से नहीं रखा था, बहुत सालों से रखा गया था। 2012 से ये काम करता चला आ रहा है, और दिल में एक ही मंशा है चाइना के कि सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया पे राज करे, ऐसा चाहता है चाइना। तो जो सिस्टम डेवलप किया है अमेरिका ने, उसे बोलते हैं स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट। ठीक है, SWIFT, स्विफ्ट। स्विफ्ट मीन्स सोसाइटी वर्ल्ड वाइड, इंटरबैंक, फाइनेंशियल, टेलीकम्युनिकेशन। तो सिस्टम जो डेवलप किया है अमेरिका ने, जिसपे ग्लोबली इंटरनेशनल करेंसी के रूप में उभर के आया है डॉलर, उसको बोलते हैं स्विफ्ट। स्विफ्ट मींस सोसाइटी वर्ल्ड वाइड, इंटरबैंक, फाइनेंशियल, टेलीकम्युनिकेशन। ये डेवलप किया है अमेरिका ने। अब इसका हम जल्दी से एप्लीकेशन देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों राधा कृष्ण दमानी को जब इंटरनेशनल ट्रेड करना रहेगा गोल्ड में, या फिर आपको ऑयल में, या फिर शेयर में, तो उसको क्यों डॉलर ही एक्सचेंज कराना पड़ेगा। तो हम स्विफ्ट जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो मैं सेंटर में रख के चल रहा हूं किसको, स्विफ्ट को। देखिए, हम यहां पे रख लेते हैं राधा कृष्ण दमानी। ये एक व्यापारी है इंडिया के। जब इनको ट्रेड करना है ग्लोबली, तो ये क्या करेंगे, गांधी जी लेके जाएंगे कहां पे, बैंक में। और ये बैंक को मैं मान के चलता हूं जो कि इंडियन करेंसी को लेके चल रहा है। ये देने वाला बैंक है, सेंड करने वाला बैंक। बैंक एक मीडिएटर है। मीडिएटर कहां काम कर रहा है, जब ये इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं खरीद करने, क्या, शेयर, दूसरा क्या, ऑयल, या तो आपका प्रेस्टिजियस मेटल। ऑल्दो जो सारी चीज कैसे डाउनफॉल पे है। ठीक है, अब देखिए, जब ये फाइनेंशियल एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे तो बीच में इसको मिलेगा ग्लोबली, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम, उससे बोलते हैं स्विफ्ट। अब ये स्विफ्ट बेसिकली क्या करता है
कि जो इंडियन करेंसी है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? डॉलर में। और ये जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था, ग्लोबली अमेरिका ने सारे देशों के साथ में बैठ के ट्रीटी कर ली थी और ग्लोबल एक सिस्टम ही बना लिया था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही करेंसी चलेगी, एक ही सिस्टम के अंडर में चलेगा, वो है स्विफ्ट। स्विफ्ट तो खैर अभी डेवलप है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है। मीन्स ये हम ऐसा ले लेते हैं ऐसा ले लेते हैं एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक से जैसे एक्सचेंज हुआ, फॉरेन एक्सचेंज के लिए गया, तो वो बीच में जो सिस्टम आएगा वो है आपका स्विफ्ट। और स्विफ्ट बेसिकली क्या करेगा? हमारे इंडियन करेंसी को कन्वर्ट कर देगा किसमें? डॉलर में। ठीक, अब आपको इतना चीज क्लियर हो गया कि अगर दुनिया का कोई भी व्यापारी है, दुनिया में अगर कोई भी खरीदी करना चाहता है वर्ल्ड वाइड, तो उसको किस सिस्टम से गुजरना पड़ेगा? वो है स्विफ्ट। और ये कैसा है? वर्ल्ड वाइड है, इंटर बैंकिंग है, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, तो गुजरना पड़ेगा किससे? स्विफ्ट से। और जैसे स्विफ्ट से गुजरा तो फिर जहां पे ये दूसरा साइड है उसे बोलते हैं रिसीविंग बैंक। अब ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, यहां पे ले लेते हैं राधा कृष्ण दमानी। वो बैठे हैं, वो खरीदी कहां करना चाह रहा है? वो खरीदी करना चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, या खरीदी करना चाह रहा है कहां पे? कनाडा में। मगर इस सब के बीच में अगर ये ट्रांजैक्शन कर रहा है इंडिया से बैठ के, और यहां पे कोई ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति बैठा हुआ है, कैनेडियन व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इसको गुजरना पड़ेगा। जो सिस्टम है उसे बोलते हैं स्विफ्ट। और स्विफ्ट बेसिकली कैसा है? ये रोटेटिंग है, राउटिंग है, राउट कर रहा है किसको? बैंक। तो मीन्स आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई कि यहां से रुपए से कन्वर्ट होगा, जो ट्रांजैक्शन होगा वो पूरा ट्रांजैक्शन किसमें होगा? ट्रांजैक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ डॉलर में। तो इतनी चीज में मान के चलो कि आपको क्लियर है। तो ग्लोबल सिस्टम जो बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है? डॉलर के बेस पे। आपको एक चीज पता होगा, इंटरनेशनल रिलेशन अगर थोड़ा बहुत देखते होंगे, पढ़ते होंगे, 2014 में रशिया क्रीमिया के ऊपर अटैक किया था, तो रशिया को एलिमिनेट कर दिया था सिस्टम से। वो इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव नहीं कर पा रहा था, वो हटा दिया था किससे? स्विफ्ट से। इनफैक्ट 2018 में भी ईरान को जब ऑयल क्राइसिस, ऑयल पेमेंट रिसीव नहीं कर पा रहा था दुनिया से, उसको हटा दिया था सिस्टम जिसे बोलते हैं स्विफ्ट। स्विफ्ट से बाहर कर दिया था अमेरिका ने। मीन्स इतनी चीज मैंडेटरी हो गई कि कोई भी व्यापारी है, मैं हूं, आप हो, अगर दुनिया में खरीदी करना जा रहे हैं तो उसको खरीदी किससे करना पड़ेगा? डॉलर में। क्यों करना पड़ेगा? उसका कारण क्या है? ग्लोबल वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम चल रहा है वो है स्विफ्ट। कोई से भी बैंक को अगर खरीदी करनी है, चेंज करना है, ट्रांजिट होगा, तो वो गुजरेगा किससे? स्विफ्ट से। तो ये बना आपका सेंडिंग बैंक, ये बना आपका रिसीविंग बैंक। तो इतनी चीज में मान के चलो क्लियर है। तो देखिए, ये स्विफ्ट के माध्यम से एक बड़ा काम ये भी किया अमेरिका ने। 80% दुनिया में करेंसी जो चल रही है वो है आपका डॉलर। तो ये प्रूफ कर दिया किसने? स्विफ्ट ने। ये सारे ट्रांजैक्शन उसी के सिस्टम से होंगे और कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है। यूएस यहां पे एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा है, क्योंकि दुनिया में जो सिक्का चल रहा है वो किसका चल रहा है? यूएस का। कैसे? स्विफ्ट के माध्यम से। स्विफ्ट बेसिकली क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, एक सोसाइटी वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और दुनिया में जो सिक्का चल रहा है इसी के माध्यम से चल रहा है। अब देखिए, इसी से क्रिएट हो रहा है एक फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें आका है वो है अमेरिका। अब फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर कैसे? आपको, मेरे को, किसी को भी अगर खरीदी करनी है, या फिर राधा कृष्ण दमानी, कुबेर दमानी जैसे व्यक्ति को खरीदी करनी है ग्लोबल मार्केट में, तो
इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी जो चलेगी वो रहेगी सिर्फ और सिर्फ डॉलर। जब इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी चलेगी, इंडिया को भी डिमांड रहेगी, यानी कि दुनिया के सेंट्रल बैंकों को भी डिमांड रहेगी। एग्जाम्पल के हमारा आरबीआई भी किसको रिजर्व करेगा, वो है डॉलर, और एक्सचेंज भी होगा किसमें, डॉलर में। इसलिए डॉलर जो है एक यूनिवर्सल करेंसी के रूप में बढ़ती है, और यही चीज भा नहीं रही है किसको, चाइना को। तो मैं चाइना वाला सेक्शन खोलूंगा तो आपका करेंसी वॉर वाला सेक्शन भी हम इसी में कवर कर लेंगे, जिसे बोलते हैं ना करेंसी वॉर। एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, करेंसी वॉर। तो अब हम जल्दी से एंटर करते हैं ऑल्टरनेटिव वाले पार्ट में। थोड़ा सा यहाँ पे अब चीजें गंभीर हो रही है, तो वही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्टूडेंट वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर देखिए नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लीजिए डायरेक्टली। अब हम एंटर करेंगे ऑल्टरनेटिव वाले पार्ट में। हम देख रहे थे फाइनली फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर, और फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर में किस प्रकार से यूएस रोल प्ले कर रहा है, डॉलर किस प्रकार से चला रहा है, और उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर के आ रहा है। दिल में एक चाह रख रहा है चाइना कि मैं ग्लोबल लीडर बनूं। एक तो 2008 में राइज हुआ था चाइना का, अब 2020 में एक बड़ा ग्लोबल लीडर के रूप में आ रहा है, और दिल में एक ही चाह है कि दुनिया में मेरा सिक्का चले, जिसे बोलते हैं यान, और यूज कर रहा है एज अ टूल्स, जिसे बोलते हैं कोविड-19। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है, और आपको पता होगा, बताया हुआ है मैंने, लास्ट वीडियो में भी कवर किया, करने की कोशिश किया था, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चाइना की एक अलायंस था, और जो अलायंस था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुंह में दही जमा के बैठा हुआ था। कब तक का, जब महामारी पूरी दुनिया में फैल गई और दुनिया में राज करना चाह रहा है, कैसे कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को ही चेंज करना चाह रहा है, ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को ही चेंज करना चाह रहा है, और दुनिया में चलाना चाहता है यान। और वो एक पॉलिसी है किसकी, चाइना की। इसे बोलते हैं हम चाइना की एक इन्फ्लुएंस पॉलिसी। अब ये इन्फ्लुएंस पॉलिसी बेसिकली, इसके अंदर बहुत सारी पॉलिसी आती है, कुछ 5 पॉलिसी आती है। एक तो जिसे बोलते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, पहली पॉलिसी। फिर दूसरा पॉलिसी है, उसे बोलते हैं डिजी पेमेंट, डिजी पे या डिजिटल पेमेंट, दूसरा। तीसरा पॉलिसी है, उसे बोलते हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फिर एनर्जी रिसोर्सेस पॉलिसी, और आखिरी है जो बहुत ही फेमस है, प्रोमिनेंट है, बहुत ही प्रख्यात है, जो बहुत बार यूज हो रहा है, रिसेंटली न्यूज में बहुत बार आ रहा है, आप लोग सुन रहे होंगे, जिसे बोलते हैं डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। आई रिपीट, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। तो टोटल हमारे पास में 5 इन्फ्लुएंस चाइना की पॉलिसी आ गई, और ये पूरे को मिला दे तो हम मिलाते हैं इन्फ्लुएंस पॉलिसी। तो हम इसको कवर करेंगे, और यही चीज याद रखिए आप, ये सेकंड वीडियो में भी आपका काम आएगा, जहां पे मैं ग्लोबल ऑर्डर वाला सेक्शन खोलूंगा, जियो स्ट्रेटेजिकल चेंजेस, जियो पॉलिटिकल चेंजेस कैसा है, और इंडियन वाला डायमेंशन भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट इसमें हम क्या जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 को एज अ टूल्स यूज कर रहा है, दिल में एक ही चाह है चाइना की ग्लोबल लीडर बने। अब ट्रांजैक्शन हो तो डॉलर के जगह जो स्वैप है उस सिस्टम के जगह, एक्सचेंज स्विफ्ट है उसके जगह क्या चले, यान चले, और ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है चाइना। अब देखें कैसे। देखिए, एक बैंकिंग सिस्टम का, फाइनेंशियल सिस्टम का उसने नेटवर्क बनाया किसने, चाइना ने, और बड़ी सोची समझी चाल है सारी। देखिए, इसे बोलते हैं बैंक ऑफ चाइना, दूसरा है चाइनीज कंस्ट्रक्शन बैंक, और तीसरा है एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना। ये तीनों बैंक मिलके क्या करते हैं, बेसिकली
ये लोन देते हैं जिसे हम बोलते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल एसेट। आई रिपीट, बैंकिंग फाइनेंशियल एसेट, ये लोन प्रोवाइड कर देते हैं। और ये लोन प्रोवाइड किसको करते हैं? गरीब देश, छोटे छोटे देश। आप सिंपल समझने तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि ये जो बैंकिंग फाइनेंशियल एसेट के पीछे जो आइडिया है चाइना का, कि हम किसी भी तरीके से यान को क्या करें, करेंसी को मूव करें, जिसको हम इकोनॉमी में बोलते हैं मनी मूव विद इन द वर्ल्ड। और वो क्या मूव होगा? वो है यान। ये जितने भी बैंक है ये क्या बोल रहे हैं कि हम आपको लोड बांटेंगे, बट आप जब रीपेमेंट करेंगे हमें, तो किस माध्यम से करेंगे? वो यान के माध्यम से। अब देखिए फंडा बड़ा क्लियर है, एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और हम क्या लिखेंगे? रखेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल एसेट। तो ये बैंकिंग फाइनेंशियल एसेट्स जिसके माध्यम से बैंक क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है। जैसे आप ऐसे सोच लीजिए बुलेट ट्रेन के लिए जापान से हमें क्या मिला? एक सॉफ्ट लोन मिला। उसी प्रकार का कुछ चीज लोन बांट रहा है कौन? चाइना। बट ये सॉफ्ट लोन नहीं है, ये एक डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है जो चाइना की जो इन्फ्लुएंस पॉलिसी है, जिसके माध्यम से यान को क्या कर रहा है? चला रहा है। अब देखिए किस प्रकार से चल रहा है। यहां पे रख लेता हूं मैं चाइनीज बैंक, ये यहां रख लेता हूं मैं यूरोपियन बैंक, और यहां पे रख लेता हूं यूएस के बैंक। ठीक, महामारी डिक्लेयर हुई 11 मार्च को। अब सिचुएशन देखिए, चाइनीज का जो फाइनेंशियल एसेट है वो इस प्रकार से क्या हुआ? बढ़ गया। यूरोपियन बैंक के जो फाइनेंशियल एसेट इस प्रकार से डिक्लाइन हो गए। यूएसए के जो फाइनेंशियल बैंक है, फाइनेंशियल एसेट वो भी डिक्लाइन हो गए। चाइना का बैंक का जो फाइनेंशियल एसेट है वो क्या हो रहा है? वो पूरा पूरा अप में जा रहा है। और बाकी जो यूरोपियन और यूएस के बैंक है उनका जो फाइनेंशियल एसेट है पूरा पूरा क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। इसको सरल तरीके से ऐसा समझ लीजिए, कोविड-19 के दौर में भी चाइना जो है छोटे छोटे देश को, गरीब देश को क्या कर रहा है? लोन बांट रहा है। और लोन बांट रहा है तो वहीं से चालू होता है दूसरा पॉइंट, इससे जुड़ा हुआ ही है आपका 5 वाला पॉइंट, जिसे बोलते हैं डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। तो हम जल्दी से देख लेते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। और आइडिया क्या है बेसिकली? कि दुनिया में क्या चलाना? अपना सिक्का चलाना। सिक्का कौन सा है? येन का। पहले क्या चलता था? डॉलर। अब देखिए कैसे चल रहा है। इसे बोलते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल एसेट्स। और दुनिया को बोल रहा है गरीब देश को। इसमें चपेट में कौन आ रहे हैं? गरीब देश, जिसे हम बोलते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्री और पुअर कंट्री। अभी प्योर कंट्री में आप कैसे रख लीजिए? लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री यानी कि क्या? जैसे एग्जांपल के लिए पाकिस्तान, जैसे एग्जांपल के लिए नेपाल, जैसे एग्जांपल के लिए श्रीलंका, जैसे एग्जांपल के लिए मालदीव, जैसे एग्जांपल के लिए अफ्रीकन कंट्रीज। ये सारे गरीब देश हैं। और कुछ ऐसे जैसे जिबूती या फिर एज अ नेशन के रूप में भी नहीं उभरे हैं, यूएन ने उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है। ऐसे गरीब देश को जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, उस जगह को, उस देश को ये क्या करता है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लोन बांटता है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लोन बांट के वैसे तो सिंपैथी जीत लेता है, और ये बोलता है कि जब आप ये पेमेंट मेरे को करेंगे, रीपेमेंट करेंगे, तो रीपेमेंट मैं डॉलर में नहीं एक्सेप्ट करूंगा, ये पेमेंट कैसे करूंगा? यानी। अब प्रश्न आता है कैसे? इसको तो स्विफ्ट यूज करना पड़ेगा। ये कंट्री जो है या ये कंट्री जो है ट्रांजैक्शन जब करेगी तो उसको क्या यूज करना पड़ेगा? स्विफ्ट। मगर ये स्विफ्ट नहीं यूज करता है, एक पैरेलल सिस्टम को क्रिएट कर रहा है। और देखिए बड़ी चालाकी है। अब फर्ज कीजिए, पहले आप ऐसे सोचने की कोशिश कीजिए, इसने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया। अब ये गरीब देश है, गरीब देश को बोला हम आपका एयरपोर्ट बना देते हैं, आपका स्पेस एजेंसी को डेवलप कर देते हैं, आपको रोड बना देते हैं।
अब अगर ये पेमेंट नहीं कर पाया तो पहला पॉलिसी तो ये करता है ये कि चाइना अब इसका करने लग जाता है एक्सप्लॉयटेशन, शोषण। पहला शोषण इस प्रकार से है, यहां की जो इकोनॉमिकल रिसोर्स है, लैंड, माइंस, उसको क्या कर लेता है, कब्जा। फिर दूसरा एक्सप्लॉयटेशन, हाल ही की घटना यह है कि चाइनीज बुढ़े बुढ़े लोगों ने 25-25 लड़की, 1 साल की लड़कियों की, पाकिस्तानी लड़कियों के साथ में शादी कर लिया। ये एक ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन भी करता है चाइना। सरल तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि चाइना की कॉलोनी बन जाएगी क्या, पाकिस्तान, ये चाइना की कॉलोनी बनेगी नेपाल, और चाइना की कॉलोनी बन जाएगी श्रीलंका। और देखिए यही बेस यूज होगा हमारा कहां पे, जो पॉलिटिकल में, यानी कि ग्लोबल चेंजेस में। तो इसको ध्यान रखिए आप लोग। तो मैं मान के चलो कि इतनी चीज आपको समझ आ गई है। जहां से नहीं समझ आया फिर से रिवाइंड कीजिए, ठीक है। तो देखिए रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है तो एक्सप्लॉयटेशन चालू कर दिया, और अगर जब पेमेंट करने की बारी आई तो वो बोलता है कि ना 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 ना, स्विफ्ट बिल्कुल नहीं यूज करना, वो यूएस वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं यूज करना, डॉलर को ट्रांजेक्शन नहीं लेके आना, हमारी करेंसी को फ्लोट होना चाहिए, यान पे फ्लोट होना चाहिए, और वहीं से चालू होता आपका पार्ट जिसे बोलते हैं डिजिटल पेमेंट। अब जानने की कोशिश करेंगे डिजिटल पेमेंट क्या है, डिजी पेमेंट क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, अलीबाबा की एक कंपनी है, सुना होगा आपने, अली बाबा नाम की कंपनी, उसका नाम है अलीपे। आप यूज करते आ रहे होंगे जिसे बोलते हैं QR कोड्स, QR फॉर्मेट कोड। ये QR फॉर्मेट कोड किसी की देन नहीं है, ये अलीपे की देन है, जो ऑलमोस्ट आज के तारीख में 56 कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया। बट मेरा बोलना यह है कि ये जो अलीपे है और 56 कंट्री में ये अपना पैर पसार चुका है, और ये 56 कंट्री कोई नहीं है, ये गरीब देश है, छोटे छोटे, जहां पे चाइना इन्वेस्ट करता है और उसको ड्रैप ट्रैप पॉलिसी में फंसाता है, एक चक्र में फंसा देता है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो हम आपके इकोनॉमिक रिसोर्स को भी यूज करेंगे, ह्यूमन को भी एक्सप्लॉइट करेंगे। और अगर गलती से पेमेंट कर दिया तो पेमेंट वो स्विफ्ट के माध्यम से नहीं करने के लिए बोलते हैं, वो डॉलर के माध्यम से नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए, यान में चाहिए, और कैसे आप पे करेंगे, डिजिटल पे के थ्रू, अलीपे के थ्रू। अब बेसिकली ये कैसा है, आप एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा रख लेता हूं, यहां ले लेता हूं पाक, या ले लेता हूं श्रीलंका। अब जब श्रीलंका पेमेंट करेगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, अपने बैंक से अलीपे में, अलीपे नाम के वॉलेट पे क्या कर देगा, पेमेंट को लोड कर देगा, और पेमेंट को लोड कर देगा तो वो पेमेंट किस में होगा, सीधे सीधे होगा यान में होगा। मतलब पूरा पूरा पेमेंट किस में, जब यान में पेमेंट हुआ तो जो डिजिटल एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, अलीपे के थ्रू हो रहा है, और ये रिप्लेस कर रहा है किसको, जिसे हम, जो सिस्टम हम दे देखा था, वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम है, एक पैरेलल इकोसिस्टम को डेवलप कर रहा है। वो किसके अगेंस्ट चल रहा है, स्विफ्ट के। किसके अगेंस्ट चल रहा है, स्विफ्ट। मींस अलीपे जो है एक पेमेंट गेटवे के रूप में उभर रहा है, कहां पे, चाइना में। चाइना में ही नहीं, ये 56 कंट्री में इसने पैर जमा चुके हैं, और रिसेंट डेटा अगर हम देखें ग्लोबल टाइम्स का तो 60 कंट्रीज में क्या हो चुका है, ये डिजिटल पेमेंट आ चुका है। मींस ये पैरेलल इकोसिस्टम खड़ा कर दिया किसके, डॉलर के, और यहीं से आपका करेंसी वॉर भी चालू होगा। ये डॉलर के अगेंस्ट में पैरेलल इकोसिस्टम खड़ा किया, क्योंकि दुनिया में ये चलाना चाहता है क्या, यान। और वो बेचारे देश कर्ज में दब गए हैं, डेब्ट टैप में दब गए हैं, और वो अपने नागरिक को बचाए। 50 साल का, 80 साल का बुढ़ा के शादी कर रहा है, 25 साल की लड़की को, साल का बुढ़ा के शादी कर रहा है, और एक नहीं 100-200 को लेपाट के लेके जा रहा है। अब सोचिए कैसा सिचुएशन है। तो ये सोचे समझी चाल है, और ये पूरा किस दौर में हो रहा है, कोविड-19 के दौर में। अब देखिए और क्या चल रहा है। अब हम सेक्शन खोलेंगे चाइनीज इन्वेस्टमेंट और एनर्जी रिसोर्स। बहुत इंटरेस्टिंग है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट, पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है। एक तरफ चाइनीज कंपनी
और दूसरे तरफ एफडीआई। खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पूरी चीज पे रेगुलेट कर दी। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे हम, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए बेसिकली हम ले लेते नेपाल। नेपाल में कोई एक्स नाम की कंपनी है, चाइनीज कंपनी आएगी और इन्वेस्ट करेगी किसमें? एक्स नाम की कंपनी। अब ये एक्स नाम की कंपनी का 40% जो शेयर रहेगा वो किसके पास चले जाएगा? चाइनीज कंपनी के पास में। ये सिंपल आइडिया जिसे हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और वो पूरा इन्वेस्टमेंट कहां से आ रहा है? चाइना से। और जैसे इन्वेस्ट हो जाए तो जब 50 या 60% शेयर इनके पास आ जाता है, वो धीरे धीरे करने चालू करते हैं लॉबी, और फिर पॉलिसी को क्या करने लग जाते हैं? डोमिनेट करने लग जाते हैं और कंट्रोल करने के लग जाते हैं उस देश की फॉरेन पॉलिसी को भी। बट अच्छा, एक और एक चीज है जिसे हम बोलते हैं मार्केट बॉन्ड। मार्केट बॉन्ड बेसिकली कैसा रहता है? प्रोमिसरी नोट्स रहता है। मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर अपना शेयर को बेच रही है मार्केट में तो एक प्रोमिसरी नोट देगी और उसमें लिखा रहेगा आई विल बेयर टू पे 1000 रुपीज टू द कस्टमर। एक प्रोमिसरी नोट है कि आप जैसे जाएंगे, इस प्रोमिसरी नोट को, एक कागज के टुकड़े को, उसमें लिखा हुआ है जिसमें गवर्नर के साइन है। आप जैसे जाएंगे तो ये गवर्नमेंट प्रॉमिस करके दे रही है, किसके थ्रू? सेंट्रल बैंक के थ्रू। उसी प्रकार से एक प्रोमिसरी नोट रहता है। तो दुनिया की गवर्नमेंट सभी जन ये प्रोमिसरी नोट देते हैं जिसे हम बोलते हैं आपका मार्केट बॉन्ड्स। अब देखिए, अगर हम इन्वेस्टर का नेचर जानने की कोशिश करें, यहां पे एक तरफ रख लेते हैं चाइना, एक तरफ रख लेते हैं यूएस, और फरवरी 2020, मार्च, अप्रैल, मई, अगर हम स्टैटिस्टिक देखें तो इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो डॉलर पे कम रहा और येन पे जो है बना रहा। यानी कि मार्केट बॉन्ड जो है, थोड़ा सा मेरा बोलना गलत है, मार्केट बॉन्ड जो है येन के ऊपर बना रहा और यूएस की करेंसी के ऊपर, मार्केट बॉन्ड के ऊपर ट्रस्ट जो है थोड़ा कम हो गया। उसका एक सबसे बड़ा कारण है, कुछ $400 बिलियन का एक इकोनॉमिकल पैकेज है, वो रिलीज किया यूएस ने, वो भी एक कारण है। तो मार्केट में ट्रस्ट जो है मार्केट बॉन्ड में चाइना का बना हुआ, अभी भी इन्वेस्टर का ट्रस्ट बना हुआ, ये भी एक बड़ा कारण है। और इसके थ्रू भी आइडिया ये है कि यान को हम कैसा करें? फ्लोट कर दे दुनिया में। क्यों? क्योंकि वो जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल ऑर्डर है, उसको क्या करना चाहता है? ब्रेक करना चाहता है। और आखिरी सिस्टम है, ये बहुत ही रोचक है, जिसे बोलते हैं आपका एनर्जी रिसोर्स। ऐसा बोला जाता है इकॉनमी नाम की गाड़ी का फ्यूल है वो है एनर्जी। जैसे जैसे ये इकॉनमी नाम की गाड़ी अपना रफ्तार बढ़ाएगी, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा। जैसे जैसे ये गियर बदलेगी वैसे वैसे एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इकॉनमी नाम की गाड़ी का जो फ्यूल है वो है एनर्जी। और देखिए यहाँ पे गजब की चालाकी की चाइना ने, मैंने आपको बताया था ये जो ओईसीडी कंट्रीज है, सॉरी ओपेक जो कंट्री है, ओपेक कंट्री ने अपने ऑयल प्राइसेस जो है उसको क्या कर दिया? घटा दिया। ऑयल प्राइसेस गिराया और अपना क्या है, उनके कंजम्पशन जो है कम हो रहे थे। अब ये जो ऑयल है तुरंत क्या किया? चाइना ने खरीद लिया, और चाइना ने खरीद के यहाँ पे क्या किया? स्ट्रैटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व में क्या कर दिया? भर दिया। जैसे इंडिया के पास भी स्ट्रैटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व है, अगर 50 दिन 100 दिन हमारे यहाँ का 80 डेज का पेट्रोलियम रिजर्व है, तो वैसे चाइना का 2 साल का रिजर्व है। 2 साल तक का उसको बाहर से तेल लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। वो पेट्रोलियम रिजर्व को उसने क्या कर दिया? भर दिया। और पेट्रोलियम रिजर्व को भर दिया तो मैंने आपको बोला कि कोई भी मशीन को चलाने के लिए, इकॉनमी की साइकिल को चलाने के लिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकॉनमी नाम की गाड़ी का फ्यूल है वो है एनर्जी। और यहां पे सिचुएशन ऐसी है कि
ये जो सस्ते में तेल खरीदा, यही एनर्जी से चाइना ने क्या किया, चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग किया गुड्स। इस पेंडेमिक के दौर में मास्क, इक्विपमेंट और दुनिया को क्या किया, बेच दिया, वो भी काम किया है चाइना। और बोला कि पेमेंट जब आप करेंगे तो डिजिटल पेमेंट के थ्रू करेंगे, मैं एक्सेप्ट किस में करूंगा, यान में करूंगा। ये बेसिक आइडिया है किसका, चाइना का। और ये पूरा सोची समझी चाल है और यूज क्या कर रहा है, जिसे बोलते हैं कोविड-19 को। तो आपको इतनी चीज में मान के चलूं को क्लियर है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, किस प्रकार से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, जियो स्ट्रैटेजिकल, जियो पॉलिटिकल, एक फाइनेंशियल ऑर्डर को मैंने ओवरव्यू क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।